whether it is addresses, whether it is instructions, इन रजिस्टर्स के कंटेंट के ऊपर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे टाइप के आपके यूजर विजिबल रजिस्टर्स होते हैं डेटा रजिस्टर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑपरेंड्स की वैल्यू को ही स्टोर करते हैं, जिनके ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। उसके अलावा ना ये एड्रेसेस स्टोर करेंगे, ना ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। तीसरे टाइप के आपके यूजर विजिबल रजिस्टर जो हमने बताए थे, दैट वाज एड्रेस रजिस्टर्स। आपके ऑपरेंड्स या इंस्ट्रक्शन की एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, not the actual operands and not the instructions. And the fourth type of user visible register जिसकी हमने बात करी थी, that was condition codes, also known as flags. जो भी आप इन यूजर विजिबल रजिस्टर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म, उन ऑपरेशन का जो स्टेटस निकल के आता है, वो स्टेटस आपके कंडीशन कोड्स या फ्लैग्स में स्टोर होते हैं। इनको यूजर इस तरीके से भी यूज कर सकता है कि अपने फर्दर डिसीजंस लेने के लिए एक तरह से यूजर की हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद उसके पास 3 चॉइसेस आ रही हैं या उसके पास 3 पॉसिबल पाथ्स हैं, तो कौन सा पाथ चूज करेगा वो डिसाइड करता है इन कंडीशन कोड्स या फ्लैग्स के बेसिस पर। इसके अलावा जो आपके कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, ये वो रजिस्टर्स हैं जिनके ऊपर यूजर का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, ना वो इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ना इनकी इंफॉर्मेशन को ही चेंज कर सकते हैं। इनका कंट्रोल आपके प्रोसेसर के पास रहता है एंड मोर स्पेसिफिकली आपके कंट्रोल यूनिट के पास रहता है। सिर्फ आपका सिस्टम का जो कंट्रोल यूनिट है वह इन रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है और इनकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकता है। यूजर का इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। हमने कंट्रोल रजिस्टर के आपको 4 एग्जांपल भी दिए थे पिछले क्लास में। प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करोगे उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। एड्रेस, नॉट द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। सेकंड एग्जांपल हमने दिया था आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। इस रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन आपका स्टोर रहता है जो आप करंटली एग्जीक्यूट करने वाले हो। Access a lot of the Zoom settings. याद You रखो, need to go to the इंस्ट्रक्शन Zoom रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है, तो उसका एड्रेस नहीं। तीसरा हो गया आपका MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें आपकी क्या वैल्यू स्टोर रहती है? आपको जो मेमोरी लोकेशन है यानी कि रैम, जिस लोकेशन पर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो या जिस लोकेशन से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हो, वेदर इट इज डेटा और वेदर इट इज इंस्ट्रक्शन, उस लोकेशन का एड्रेस आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर्ड रहता है। उस लोकेशन का एड्रेस, उस लोकेशन के कंटेंट नहीं। और लास्ट हुआ आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। जो इंफॉर्मेशन वेदर इट इज डेटा और वेदर इट इज एन इंस्ट्रक्शन आपको आपकी मेन मेमोरी में ट्रांसफर करनी है, या जो डेटा या इंस्ट्रक्शन आपको मेन मेमोरी से आपके रजिस्टर्स में लेके आना है, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेमोरी बफर रजिस्टर में ही ट्रांसफर होती है। यानी रैम से अगर कोई कंटेंट आएगा तो सबसे पहले मेमोरी बफर रजिस्टर में ही उसको स्टोर किया जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो इसको कहीं भी और किसी भी दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मेमोरी में ट्रांसफर करनी है तो उसको सबसे पहले आपको मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इससे ही आप रैम में या मेन मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और जो आपके
स्टेटस रजिस्टर हमने बताए थे, ये भी आपके कंडीशन कोड या फ्लैग्स की तरह ही काम करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि फ्लैग्स जहाँ पे यूजर एक्सेसिबल है और यूजर इन फ्लैग्स के बेसिस पर अपना डिसीजन लेता है। तो ये आपके जो स्टेटस कोड्स या स्टेटस फ्लैग्स हैं या स्टेटस रजिस्टर जो है वो आपके कंट्रोल यूनिट के एक्सेस में है और कंट्रोल यूनिट अपने फर्दर डिसीजन इन स्टेटस कोड्स या स्टेटस रजिस्टर के बेसिस पर ही लेता है। अगर हम बात करें आपके जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन था, अगर हम आपका एक्यूमुलेटर को हटा के उसकी जगह पर हम कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स को आपका इंस्टॉल कर दें या लगा दें या यूज करें, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका एक ऑपरेंड आपकी एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने आपके इस जनरल रजिस्टर बेस्ड प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की भी दो टाइप्स की बात करी थी। एक था आपका रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, जिसमें कि आपका जो एक ऑपरेंड है उसका रजिस्टर में रहना कंपलसरी है। दूसरा ऑपरेंड आपका रजिस्टर में भी हो सकता है या मेमोरी में भी हो सकता है। इस टाइप का आर्किटेक्चर आपका यूजुअली 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करते हैं, यानी कि आपको जो इंस्ट्रक्शन आप इसमें एग्जीक्यूट करते हो उसमें सिर्फ आप 2 एड्रेसेस पास करोगे, जिसमें से एक एड्रेस जो है आपका रजिस्टर का रहेगा, वो रजिस्टर आपका एक सोर्स का भी काम कर रहा है और आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन का भी काम कर रहा है, जहां पर आपका रिजल्ट स्टोर होगा। जो दूसरा आपका एड्रेस आप पास करो, ये रजिस्टर का भी हो सकता है, ये मेमोरी का भी हो सकता है। इसके ऊपर सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा जो टाइप है आपका, उसे हम कहते हैं रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। इसके केस में क्या हो रहा है कि आप जितने भी ऑपरेंड्स हैं ये सब पे सब आपके रजिस्टर में ही होने चाहिए, या जो आप इंस्ट्रक्शन में एड्रेसेस पास कर रहे हो ये एड्रेसेस सिर्फ और सिर्फ आपके रजिस्टर के रहेंगे, मेमोरी के नहीं। ये आपका आर्किटेक्चर यूजुअली 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करता है, यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करते हो उन इंस्ट्रक्शंस में आपको 3 एड्रेसेस देने होते हैं और तीनों ही एड्रेसेस आपके रजिस्टर्स के होंगे, जिसमें से पहला रजिस्टर होगा आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर, जहां पर आपका एक्चुअल रिजल्ट स्टोर होगा, और बाकी दोनों रजिस्टर्स होंगे आपके सोर्स रजिस्टर, जिनकी वैल्यूज पर आपको इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा पिछले क्लास में, और कोई होपफुली इसके ऊपर कोई डाउट ना ही होगी आप लोगों की। अगर है तो आप अभी क्लियर कर लें, नहीं तो फिर आपके तीसरे टाइप के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कोई डाउट है किसी को अभी भी? यही कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? हेलो? यस सर। तो चलिए, नंदिनी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो चलिए फिर हम आज आपके लास्ट टाइप ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम यूजुअली कहते हैं आपका आइदर स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन
या सिंपली आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्टैक एग्जैक्टली होता क्या है। आप लोगों ने होपफुली डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के बारे में पढ़ा होगा, इंप्लीमेंट करके भी देखा होगा एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू। आप लोगों ने किसी ने देखा है डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्या होता है एग्जैक्टली? हेलो, Yes, sir. स्टैक के बारे में आप लोगों को पता है, हाँ या ना? Yes, sir. DHS में हमने बताया था स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत। मतलब स्टैक तो हाँ ठीक है याद है। So stack is what? It is a type of data structure that stores information in such a way that the item or element stored last in your stack is the first item that is retrieved। मतलब जो एलिमेंट आपके स्टैक में सबसे लास्ट में जाता है वही एलिमेंट आपका सबसे पहले निकाला जाता है। अगर एक तरह से बोला जाए, सो अ स्टैक इज अ टाइप ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप प्रोग्रामेटिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हो स्टैक को, तो यूजुअली आप या तो एरे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हो या तो लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो। एरे के ऊपर आपकी एक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आपको जो स्टैक का साइज है वो आपका स्टैटिक हो जाता है, उसको आप रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हो। वहीं अगर आप लिंक लिस्ट के थ्रू अपना स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका स्टैक क्या हो जाता है, डायनामिक। यानी कि आप जितना चाहो उसको बढ़ा सकते हो थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी कंस्ट्रेंट या आपकी मेमोरी की जो साइज है जो प्रोग्राम को एलोकेट हुई है उसके बेसिस पर आपका स्टैक का साइज एक पॉइंट पर आके खत्म होगा। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो एरे के थ्रू आप जो स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आपका स्टैटिक रहता है। रन टाइम में आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा या घटा नहीं सकते हो। लिंक लिस्ट से जो आप स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हो वो डायनामिक होता है, यानी कि प्रोग्राम रन करते करते आप उसका साइज बढ़ा या घटा सकते हो। इसी तरह से आपका जो हार्डवेयर लेवल पर अगर हम स्टैक की बात करें, हार्डवेयर लेवल पर जब इंप्लीमेंट होता है तो भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के। एक होता है या तो आप एक सेट ऑफ रजिस्टर्स को यूज करके स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आपकी मेन मेमोरी का एक सर्टेन पोर्शन को आप स्टैक की तरह बना सकते हैं। इन दोनों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब आप एक स्टैक को एक्सेस करते हो डेटा स्ट्रक्चर में या सी प्रोग्राम के थ्रू, आप लोग एक वेरिएबल यूज करते हो, राइट, नोन एज स्टैक टॉप। एरे के केस में अगर आप देखो तो स्टैक टॉप की वैल्यू क्या होगी, आपकी एरे का वो इंडेक्स जहां पर आपका लास्ट एलिमेंट स्टोर हुआ था। और अगर आप लिंक लिस्ट की बात करो तो स्टैक टॉप में क्या वैल्यू स्टोर होती है, द एड्रेस ऑफ द नोड वेयर यू हैव स्टोर्ड द लास्ट एलिमेंट। बट इन एनी केस है वो आपके स्टैक का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। जो भी आप ऑपरेशन स्टैक के ऊपर परफॉर्म करते हो वो आप इस स्टैक टॉप वेरिएबल को यूज करके ही परफॉर्म करते हो, राइट। अगर हम आपके हार्डवेयर लेवल पे बात करें तो आपका जो स्टैक टॉप है इसको हम एक रजिस्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उस रजिस्टर का नाम है आपका स्टैक
पॉइंटर। ठीक है, अब स्टैक के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? यूजुअली स्टैक के ऊपर आप दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक हो गया आपका एडिशन ऑफ एलिमेंट, जिसे हम स्टैक के टर्म में पुश या पुश डाउन ऑपरेशन भी कहते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो आप जनरली स्टैक के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो उसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट, जिसे हम स्टैक की भाषा में या तो पॉप कहते हैं या पॉप अप ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, करने से पहले या इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो रजिस्टर जो आपका स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट को एड्रेस को स्टोर करके रखता है, उस रजिस्टर की कंटेंट या तो बढ़ती है या तो घटती है। ये आपके ऑपरेशन से पहले होगी या बाद में होगी, यह डिपेंड करता है कि आपने स्टैक को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो यहां तक जो मैंने चीज आपको बताई वो क्लियर हुई या किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके रजिस्टर स्टैक की, या एक तरह से आप कह सकते हो रजिस्टर बेस्ड स्टैक। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स को लॉजिकली एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं। लॉजिकली इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू में कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, राइट, लेकिन उनके बीच में हम एक लॉजिकल कनेक्शन बना देते हैं। यानी कि रजिस्टर R1 के बाद जो नेक्स्ट आइटम आपका स्टोर होगा वो रजिस्टर R2 में होगा, R2 के बाद R3 में होगा, फिर R4 में होगा। हो सकता है आपके रजिस्टर R1 और R4 काफी पास पास हो, R2 थोड़ा दूर हो, बट डजंट मैटर। R1 के बाद जो आपका नेक्स्ट रजिस्टर जो आप चूज करोगे दैट इज R2, इवन दो R4 उसके क्लोजर है, क्योंकि लॉजिकली हमने कनेक्शन को इसी तरह से बनाया है। हम क्या कर रहे हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पे 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपके टोटल 64 रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं और सारे रजिस्टर का जो साइज है वो 1 बाइट का है। ठीक है, हमने क्या किया, जो आपका स्टैक का सबसे जो निचले पोर्शन पे सबसे नीचे जो रजिस्टर था हमने उसको एक एड्रेस दे दिया, एक लॉजिकल एड्रेस 0। उसके बाद जो आपका रजिस्टर कनेक्टेड है उसको हमने एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया 1। उसके बाद वाले को 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके स्टैक का जो सबसे टॉप मोस्ट रजिस्टर होगा उसको हमने एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया 63। तो हमारे पास टोटल 64 रजिस्टर्स हैं जो लॉजिकली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर हमने उनको एक न्यूमेरिकल एड्रेस दे दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 63। अब इन 64 रजिस्टर्स के अलावा 4 एक्स्ट्रा रजिस्टर्स और यूज करते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टैक पॉइंटर। यहां पर स्टैक पॉइंटर में जिस रजिस्टर में आपका लास्ट एलिमेंट स्टोर हुआ था उस रजिस्टर का लॉजिकल एड्रेस बाइनरी फॉर्म में इस स्टैक पॉइंटर में स्टोर्ड रहता है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट रजिस्टर 0 में है, इन दैट केस आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, बाइनरी में 000000।
सिमिलरली अगर लास्ट एलिमेंट आपका 63 पोजीशन पर स्टोर्ड है तो आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 111111, यानी कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है इसका साइज सिर्फ 6 बिट का है, बिकॉज आपके पास टोटल रजिस्टर जो है 64 है, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 टू द पावर 6, यानी कि हर आपको एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 बाइट की जरूरत है। इसलिए आपका स्टैक पॉइंटर का जो साइज है वो सिर्फ 6 बिट का रहेगा। दूसरा आपका जो रजिस्टर हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डीआर या डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं? या तो वो वैल्यू आपकी स्टोर होगी जिसको आपको स्टैक में ट्रांसफर करना है या पुश करना है, या तो आपकी वो वैल्यू स्टोर होगी जो आप स्टैक से पॉप करके लेके आए हो। इस डेटा रजिस्टर का भी जो साइज है वो कम से कम आपके स्टैक में जो आप रजिस्टर यूज कर रहे हो उनके साइज जितना ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टैक में 1 बाइट के रजिस्टर्स यूज कर रहे हो तो आपका डेटा रजिस्टर का साइज भी कम से कम 1 बाइट का होना चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है, 1 का 2 बाइट हो सकता है, 1 का आपका हाफ बाइट नहीं होगा। और इन दोनों के अलावा हम 2 1 बिट रजिस्टर्स या आप कह सकते हो 1 बिट फ्लैग्स भी यूज करते हैं। एक आपका फ्लैग हो गया फुल, अब फुल फ्लैग क्या बताता है? फुल फ्लैग आपका बता रहा है कि आपका जो स्टैक है वो पूरा आपका भरा हुआ है या नहीं। मतलब आपके अगर 64 के 64 रजिस्टर्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, इन दैट केस इसके ऊपर आप कोई और एलिमेंट पुश नहीं कर सकते हो। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपकी जो फुल फ्लैग है उसको सेट कर देते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 0 से शिफ्ट करके 1 कर देते हैं। ठीक है। अगर आपके स्टैक में कोई एक रजिस्टर भी खाली होता है तो आपका जो फुल फ्लैग है वो रीसेट पोजीशन में रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 रहेगी। इसी तरह से आपका जो एम्प्टी फ्लैग है वो बताता है कि आपका स्टैक जो है वो पूरा खाली है या नहीं। अगर स्टैक के आपके सारे रजिस्टर्स 64 के 64 रजिस्टर्स आपके खाली हैं, तब क्या होगा, आपका ये एम्प्टी फ्लैग सेट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपके एंटायर स्टैक में किसी एक रजिस्टर में भी कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो आपका एम्प्टी फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट, यानी कि उसकी वैल्यू 1 से चेंज होके 0 हो जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा क्लियर हुआ या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट अभी तक जो मैंने आपको बताया रजिस्टर स्टैक के बारे में? हेलो, मतलब किस पोर्शन में? मतलब स्टैक के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कंफ्यूजन हो रहा है या कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, आपके 64 रजिस्टर्स को यूज कर रहे हैं। ओके, हर एक रजिस्टर को हमने एक न्यूमेरिकल एड्रेस दे दिया। जो आपका रजिस्टर में, जो आपके स्टैक में सबसे नीचे जो रजिस्टर रहेगा उसको हमने एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया 0,
उसके बाद वाले रजिस्टर को हमने कर दिया 1, फिर 2, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये टोटल 63 तक जाएगा। ठीक है, इस 64 आपके रजिस्टर को अलावा हम 4 और एक्स्ट्रा रजिस्टर्स को यूज कर रहे हैं। एक है आपका स्टैक पॉइंटर जिसका साइज आपका 6 बिट्स का है, बिकॉज आपको 6 बिट्स की जरूरत पड़ती है टोटल 64 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। इसलिए आपका जो स्टैक पॉइंटर है इसका साइज सिर्फ 6 बिट का होगा। ये आपका हमेशा जो जिस रजिस्टर में स्टैक के जिस रजिस्टर में आपकी आखिरी वैल्यू स्टोर हुई है, यानी कि उसके ऊपर के सारे रजिस्टर्स खाली हैं, तो उस रजिस्टर का जो एड्रेस है, न्यूमेरिकल एड्रेस, वो आपके स्टैक पॉइंटर में बाइनरी वर्जन में स्टोर होता है। यानी कि अगर आपका जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो 0 है, रजिस्टर 0, तो आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी आपकी 000000, 6 कंसेक्यूटिव जीरोस। अगर आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो रजिस्टर 63 में स्टोर्ड है, तो आपका साइज क्या होगा या स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी 111111, यानी कि 6 कंसेक्यूटिव वंस। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 63। डेटा रजिस्टर का काम क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपको स्टैक में पुश करनी है या जो इंफॉर्मेशन आपकी स्टैक से रिट्रीव हो के आई है पॉप ऑपरेशन के टाइम पर, उस वैल्यू को स्टोर करेगा। इसका सिर्फ इतना ही काम है। और जो बात रही आपके बाकी दोनों फ्लैग्स की, फुल फ्लैग, इसकी वैल्यू तभी 1 होती है जब आपके स्टैक के 64 के 64 रजिस्टर ही पूरी तरह से भरे हुए हों। अगर एक रजिस्टर भी अगर आपका खाली हुआ तो फुल फ्लैग की वैल्यू आपकी 1 ना होकर के 0 रहेगी। दूसरा फ्लैग जो आपका एम्प्टी फ्लैग, ये भी 1 बिट की ही वैल्यू है। इसकी वैल्यू 1 तब होती है जब आपका स्टैक के 64 के 64 रजिस्टर्स पूरी तरह से खाली हो। अगर इन 64 रजिस्टर्स में से किसी एक रजिस्टर में भी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इन दैट केस योर एम्प्टी फ्लैग वुड बी इन अ रीसेट पोजीशन, यानी कि उसकी वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं। ये आपके फुल और एम्प्टी फ्लैग आपके स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन को देखने के लिए या पता करने के लिए इन फ्लैग्स को हम यूज करते हैं। तो क्या अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई या अभी भी कोई डाउट है किसी को? ओके, तो अब एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है। जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यानी कि कोई एलिमेंट आप स्टैक में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको चेक करना होगा कि फुल फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फुल फ्लैग की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आपका स्टैक जो है वो पूरा भरा हुआ है, उसके ऊपर आप कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपका पुश ऑपरेशन वही टर्मिनेट हो जाएगा। अगर फुल फ्लैग की वैल्यू 0 है, यानी कि अभी भी आपके स्टैक में कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जो खाली हैं, जहां पर आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो। इन दैट केस आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑपरेशन आपको क्या करना है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, यानी कि sp is equal to sp plus 1। उसके बाद आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, स्टैक पॉइंटर को आप क्या करोगे, स्टैक पॉइंटर जिस रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है उस रजिस्टर में आप
डेटा रजिस्टर के कंटेंट को सिंपली ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद आपको चेक करना है कि ये पुश ऑपरेशन के बाद आपका स्टैक फुल हुआ या नहीं। इसे आप कैसे देख रहे हो? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पुश ऑपरेशन हो जाने के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हुई या नहीं। पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाती है, इन दैट केस आपका स्टैक पूरा भर चुका है और आपका फुल फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 होने पर ही हम कैसे पता कर रहे हैं कि आपका स्टैक पूरा भर गया है। उसका रीजन ये है कि आपका जो स्टैक हमने जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, इनिशियली जब आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है तब आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? इट विल पॉइंट टू रजिस्टर विद एड्रेस 0, यानी कि स्टैक पॉइंटर के जितने भी 6 की 6 बिट्स आपकी 0 ही रहेंगे। ठीक है, अगर हमने आपको जो एल्गोरिदम दिया, आपने कोई वैल्यू है से a, इसको आपको स्टैक में पुश करना है। सबसे पहली कंडीशन आप क्या देख रहे हो, या सबसे पहले आप क्या स्टेप परफॉर्म कर रहे हो? आप चेक कर रहे हो कि फुल फ्लैग, हमारे केस में फुल फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी, क्योंकि स्टैक में अभी तक हमने एक भी एलिमेंट पुश नहीं किया है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को +1 कर रहे हैं, यानी कि पहले जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई, अब आपका स्टैक पॉइंटर है रजिस्टर 1 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया? आपके डेटा रजिस्टर का जो कंटेंट है दैट इज ए, उसको हमने आपके रजिस्टर 1 में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हुई या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अभी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपकी 1 है, तो स्टैक आपका अभी भी फुल नहीं हुआ है। यहां पर भी आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये कि आपका जो एलिमेंट ए है, इनिशियल एलिमेंट, उसे हम रजिस्टर 0 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर 1 से क्यों कर रहे हैं? रीजन बीइंग कि डेटा पुश करने से पहले हम आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमें रजिस्टर 0 से आपका वैल्यू को स्टार्ट करना होता, उसके लिए आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को क्या रखना होता? -1, ताकि उसको 1 से बढ़ा के उसकी वैल्यू -1 से 0 की जा सकी। ये टेक्निक आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो तब यूजुअली आप इस टेक्निक को यूज करते हो, लेकिन हमारे केस में हार्डवेयर लेवल पर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपकी -1 हम नहीं रख सकते। ये लॉजिकली आपका पॉसिबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में ही हमें आपको स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 0 से शुरू करना पड़ता है। अब आप दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन मुझसे ये कह सकते हो को बाद में बढ़ाएं, पहले डेटा को पुश कर दें। इससे क्या होगा? हमारा जो कंटेंट है आपके रजिस्टर जो 0 है उसी पर पहला आएगा कंटेंट, यानी कि वैल्यू ए आपकी पहले रजिस्टर 0 पे आएगी, उसके बाद वाली नेक्स्ट वाली आपके रजिस्टर है, फिर 3 पे आ रही है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी 63 तक जाएगी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अगर ऐसा हम इम्प्लीमेंटेशन करते भी हैं
तो ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे या किस पोजीशन पर आप डिटरमाइन करोगे कि आपका जो स्टैक है वो पूरी तरह से भर गया है? आपके पास कोई तरीका है, आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आ रहा है जिससे कि हम पता कर सकें किस कंडीशन में, यानी कि अगर हम रजिस्टर 0 से शुरुआत कर देते हैं एलिमेंट्स को भरने की, तो किस पोजीशन पर जाके हमें पता चलेगा कि आपका जो स्टैक है या स्टैक पॉइंटर है वो आके आपका फुल हो जा रहा है? कोई तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है जिससे कि हम ये चीज को इंश्योर कर सकें? एक पॉसिबिलिटी है या तो हम एक काउंटर की वैल्यू रखें, राइट, कि काउंटर की वैल्यू जैसे आपकी 63 हुई, हम समझ गए कि आपका स्टैक जो है फुल हो गया। लेकिन इन दैट केस हमें एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा में रजिस्टर रखना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों करें जबकि ये सोल्यूशन हमारा ज्यादा एफिशिएंट है? हमें किसी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा पीस ऑफ रजिस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब आप ये सोचेंगे कि पुश ऑपरेशन के बाद आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 कैसे हो रही है? ऐसे कि जब आपकी वैल्यूज इनिशियली स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ऑल जीरोस थी, आपने उसको 1 से बढ़ाया तो 6 कंसेक्यूटिव जीरो के बजाय आपकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 0 0 0 0 0 1। फिर आप उसकी अगर वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी स्टैक पॉइंटर की 0 0 0 0 1 0, फिर 0 0 0 0 1 1, फिर 0 0 1 0 0। ऐसे बढ़ती बढ़ती आपकी जब स्टैक पॉइंटर आपका रजिस्टर 63 तक पहुंचेगा तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ऑल वंस। इसके बाद अगर आप फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को बढ़ाते हो, यानी कि आप 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 करते हो, तो आपकी जो नई वैल्यू आएगी स्टैक पॉइंटर की, दैट वुड बी 1 फॉलोड बाय 6 zeros, राइट? अब इस जो आपकी फाइनल वैल्यू आई, इसका साइज क्या है आपका? 7 बिट, 1 फॉलोड बाय 6 zeros। लेकिन आपका जो स्टैक पॉइंटर है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 6 बिट्स को स्टोर करने की है, तो इस 7 बिट आप इस 6 बिट के स्टैक पॉइंटर में कैसे स्टोर करोगे? कोई तरीका है आपके पास जिससे आप बता सको कि 7 बिट की वैल्यू को अल्टीमेटली एक 6 बिट के रजिस्टर में आप कैसे स्टोर कर रहे हो? हेलो, कोई तरीका है आपको लग रहा है कि 7 बिट का वैल्यू एक 6 बिट के रजिस्टर में कैसे आ सकती है? अगर आपके कॉलेज बेंच की मैं बात करूं, 3 लोगों के बैठने की जगह है, उस पर अगर हम 4 लोगों को गुजरने की कोशिश करें तो क्या होगा? हाँ, पहले बात फिट नहीं हो सकता। अगर आप जबरदस्ती कोशिश भी करते हो सकता है कोई एक साइड, राइट? यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैपेसिटी 6 बिट की है, आप उसमें 7 बिट घुसड़ने की कोशिश कर रहे हो जो उसकी कैपेसिटी के बाहर है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो, यानी कि मेमोरी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो।
स्टैक में भी अगर आप देखो, स्टैक की जितनी कैपेसिटी है, अगर आप उससे ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करोगे तो ओवरफ्लो कंडीशन होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, जो हमारे केस में क्या हो रही थी, 1 आ रही थी, उस बिट को हम क्या करते हैं, सिंपली ड्रॉप कर दे रहे हैं या इग्नोर कर दे रहे हैं। और बाकी की जो आपकी जो 6 वैल्यूज थी, यानी कि 6 जीरोस ट्रांसफर कर दे रहे हैं। स्टैक पॉइंटर में जैसे आपने उसको ट्रांसफर किया, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हुई, 0। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कैपेसिटी है आपके स्टैक में, हम एलिमेंट एंटर करते करते तक पहुंचे और फिर घूम के हम आपके वापस से स्टैक पॉइंटर के पास ही वापस आ गए हैं, इनिशियली आपके रजिस्टर 0 के पास। यानी कि आपका रजिस्टर पूरा भरते भरते आप आपके स्टार्टिंग पोजीशन पर ही वापस आ गए हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो स्टैक है वो पूरी तरह से भर चुका है। पुश ऑपरेशन के बाद जैसे ही आपका स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हुई, मतलब आपका स्टैक फुल हो चुका है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, फुल बिट को सिंपली आप 1 कर दोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई पुश ऑपरेशन करने जाओ तो सीपीयू को पता चल जाए कि हमारा जो स्टैक है वो पूरी तरह से भर चुका है। तो ये तो थी बात आपके पुश ऑपरेशन की। अगर आपको पॉप ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना है, कैसे करते हैं, क्या करेगा, एम्प्टी फ्लैग को चेक करेगा। एम्प्टी फ्लैग की वैल्यू आपकी 0 है या 1। अगर उसकी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स व्हाट, आपका स्टैक जो है पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब खाली स्टैक से तो आपको इंफॉर्मेशन पॉप नहीं कर सकते हो, आपकी स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन आएगी। अगर एम्प्टी फ्लैग की वैल्यू 0 है, यानी कि आपके स्टैक में कुछ एलिमेंट्स मौजूद है, कम से कम एक एलिमेंट आपके स्टैक में ऑलरेडी है। इसके बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके स्टैक पॉइंटर जिस रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है, एंड दैट इज द टॉप ऑफ योर स्टैक, उस पोजीशन पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसको वो रिट्रीव करेगा और डेटा रजिस्टर में लेके आएगा। इसके बाद वो क्या कर रहा है, आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से घटा दे रहा है, यानी कि स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1। पुश के केस में आप पहले स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर रहे थे, फिर आप वैल्यू को आपके स्टैक में पुश कर रहे थे। पॉप के केस में आप पहले एलिमेंट को पॉप करोगे और उसके बाद आपके स्टैक पॉइंटर को अपडेट करोगे। स्टैक पॉइंटर अपडेट के बाद आप चेक कर रहे हो कि आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हुई या नहीं। पॉप ऑपरेशन के बाद अगर आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके स्टैक में कुछ वैल्यू को रिमूव करते करते आप वापस से आपके स्टैक के इनिशियल पोर्शन पर आ गए हो। इनिशियल पोजीशन यानी कि आप जैसे रजिस्टर 0 के पास पॉप ऑपरेशन के बाद आए, इसका मतलब आप रजिस्टर के एकदम बेस तक, स्टैक के एकदम बेस तक पहुंच गए हो। अब स्टैक में और कोई एलिमेंट नहीं बचा है, यानी कि आपका स्टैक हो गया एम्प्टी, खाली। और इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एम्प्टी फ्लैग को सेट कर दोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपका सीपीयू कोई एलिमेंट को या कोई एलिमेंट आपके स्टैक से पॉप करने की कोशिश करे तो सीपीयू को पता चल जाए कि आपका जो स्टैक है वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
तो रजिस्टर स्टैक आप लोग को पूरा क्लियर हुआ या किसी पोर्शन में आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट अभी तक जो पढ़ाया रजिस्टर स्टैक के बारे में? नो सर। ओके, तो ये तो थी बात आपके रजिस्टर स्टैक के बारे में। अगर हम इसको देखें तो क्योंकि आपको जो रजिस्टर्स होते हैं काफी फास्ट होते हैं, इनफैक्ट आपके फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है, राइट? तो अगर आप कोई स्टैक को रजिस्टर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो, वो स्टैक आपका काफी स्पीड में काम करेगा, काफी अच्छे से काम करेगा, सबसे तेज काम करेगा। ठीक है, आपकी जो पुश और पॉप ऑपरेशन है काफी जल्दी जल्दी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। सीपीयू का आपका काफी टाइम बचेगा अगर आप रजिस्टर स्टैक को यूज करो। लेकिन इसकी दो डिसएडवांटेजेस हैं। पहले डिसएडवांटेज क्या, आपका जो रजिस्टर स्टैक है वो फिक्स्ड साइज का ही रहेगा। इसके रजिस्टर स्टैक को आप अपनी मन मर्जी से बढ़ा या घटा नहीं सकते हो। पहली कंडीशन, क्वाइट लाइक योर, आप जो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में अगर एरे को डेटा आपके स्टैक को एरे के फॉर्म में अगर इंप्लीमेंट करते हो, एरे भी आपका रन टाइम में बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, वैसे रजिस्टर स्टैक भी आपका फिक्स्ड रहेगा। ये तो इसकी पहले डिसएडवांटेज। दूसरे डिसएडवांटेज इसकी ये है कि अगर आप स्टैक के साइज को बढ़ाना चाहते हो, आपको और ज्यादा रजिस्टर्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ेंगे या आपको ज्यादा रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब रजिस्टर्स सस्ते तो है नहीं, चीप तो है नहीं, काफी कॉस्टली होते हैं। तो अगर आप मान लो 128 लोकेशंस का या 128 बाइट का आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है, उसके आप खुद सोच सकते हो कि इसकी जो कॉस्ट है उस सिस्टम की वो कितनी ज्यादा होगी, राइट? और ये आपके जो 128 रजिस्टर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैक के पर्पस के लिए आप यूज कर पाओगे। इसके अलावा इसे और किसी भी कारण से आप यूज नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड हो गए आपके 128 रजिस्टर्स। तो इसका फायदा एक ही है कि ये काफी फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज दो हैं। एक तो ये फिक्स्ड साइज का रहेगा और दूसरा ये काफी कॉस्टली हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेसर जो ज्यादा कुछ इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करते हैं या जिन्हें हम ज्यादा किसी हाईफाई सिस्टम में हमें यूज नहीं करना होता है, इस तरह के प्रोसेसर्स में हम ज्यादातर आपके रजिस्टर स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन आपके जो हाई एंड प्रोसेसर्स होंगे, राइट, जो आपके ज्यादा मल्टीपल ऑपरेशंस या बहुत ज्यादा टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इन दैट केस हम आपके रजिस्टर स्टैक को अवॉइड करते हैं, इवन दो दे आर एफिशिएंट। लेकिन उस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम आपके दूसरे टाइप का स्टैक को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरी स्टैक। जो स्टैक हमने आपके रजिस्टर्स को यूज करके इंप्लीमेंट किया था, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टैक को आपके मेन मेमोरी यानी कि रैम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा यहाँ पर? अगेन रजिस्टर स्टैक की तरह यहाँ पर भी आप दो रजिस्टर्स को यूज कर रहे हो। एक स्टैक पॉइंटर जो आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, दूसरा आपका डेटा रजिस्टर जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी जिसे आपको या तो स्टैक में पुश करना है या वो इंफॉर्मेशन रहेगी जो स्टैक से पॉप होने के बाद आई है।
इसके अलावा हम क्या करते हैं, आपके फुल और एम्प्टी फ्लैग्स के बजाय हम दो रजिस्टर्स को यूज करते हैं, जिनमें से एक रजिस्टर आपके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करेगा जहां से आपका स्टैक शुरू हुआ है। हमारे अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो आपका जो स्टैक है वो लोकेशन 4001 से शुरू हो रहा है, तो आपके इस रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होगी 4001। दूसरा जो रजिस्टर है वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करेगा स्टैक खत्म हो रहा है। हमारे केस में ये वैल्यू होगी 3000, यानी कि अगर आप जो रजिस्टर आपका लोअर एड्रेस स्टोर कर रहा है उस रजिस्टर की वैल्यू आपकी 4001, जो रजिस्टर आपके स्टैक का अपर लिमिट स्टोर कर रहा है उसकी वैल्यू होगी आपकी 3000। अगर आप रजिस्टर स्टैक के मुकाबले इसको कंपेयर करो तो रजिस्टर स्टैक में क्या हो रहा था, एक लोअर एड्रेस से आपके स्टैक शुरू हो रहा था और हायर एड्रेस की तरफ जा रहा था, यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। मेमोरी स्टैक के केस में क्या हो रहा है, आपका जो स्टैक है वो एक हायर एड्रेस से शुरू हो रहा है, यानी कि 4000 से, और खत्म हो रहा है एक लोअर एड्रेस की तरफ, यानी कि 3000 पर। एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टैक जो आपका रिवर्स ऑर्डर में ग्रो कर रहा है। यहां पर आपकी फुल और एम्प्टी कंडीशन आप कैसे चेक करते हो, इफ स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अगर आपके उस रजिस्टर के कंटेंट के साथ मैच कर जाती है जहां पर आपका स्टैक का लोअर बाउंड स्टोर्ड है, दैट मींस व्हाट, योर स्टैक इज एम्प्टी। अगर हमारे केस में अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपकी 4001 है, which is the lower limit of your stack, it means your stack is currently empty. इस पोजीशन पर अगर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हो तो आपका स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर करेगा। ठीक है, अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हमारे इस केस में 3000 हो जाती है, दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो ऑलरेडी आपके लास्ट पॉसिबल एड्रेस तक पहुंच गया है, या हाईएस्ट पॉसिबल एड्रेस जो आपका स्टैक का हो सकता है वहां तक पहुंच गया है। दैट मीन्स व्हाट, योर स्टैक इज फुल। अगर इसके बावजूद अगर आप स्टैक में कोई वैल्यू एंटर करने की या पुश करने की कोशिश करते हो तो आपका स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर करेगा। तो जो अभी तक मैंने आपको मेमोरी स्टैक के बारे में बताया, ये आपको चीजें क्लियर हुई या किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा जो आपका पुश और पॉप ऑपरेशन है कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। चलो आपके बेटर के लिए कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो रजिस्टर्स डिफाइन कर रहे हैं, रजिस्टर ए एंड बी। रजिस्टर ए आपके स्टैक का लोअर जो लोएस्ट पॉसिबल एड्रेस है उसे स्टोर कर रहा है, यानी कि हमारे एग्जांपल में के केस में ए रजिस्टर का कंटेंट इज इक्वल टू 4001। रजिस्टर बी जो है वो आपके स्टैक की अपर लिमिट को स्टोर करता है जो कि हमारे एग्जांपल में 3000 है, यानी कि रजिस्टर बी की जो वैल्यू होगी दैट इज 3000। अब पुश के केस में क्या हो रहा है, आपका सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होगा इफ स्टैक पॉइंटर sp is equal to say your register b upper limit। अगर ये वैल्यू मैच कर जाती है, you will simply say stack overflow,
या स्टैक इज फुल और फर्दर पुश ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप क्या करोगे, जो आपका स्टैक का जो लोकेशन आपके स्टैक पॉइंटर में मौजूद है, उस एड्रेस पे जाकर के आप अपने एलिमेंट को यानी कि डेटा रजिस्टर के कंटेंट को ट्रांसफर करोगे। पहले आपका पुश ऑपरेशन हो रहा है, डेटा इज बीइंग पुश्ड। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम कर रहे हो, यानी कि sp इज इक्वल टू sp माइनस 1। रजिस्टर स्टैक के केस में आप क्या कर रहे थे, sp इज इक्वल टू sp प्लस 1। तो यहां पर हम वैल्यू घटा क्यों रहे हैं, घटा इसलिए रहे हैं कि आपका जो स्टैक है वो हायर एड्रेस से शुरू होकर के लोअर एड्रेस तक जा रहा है। 4001 के बाद जो नेक्स्ट आपकी मेमोरी लोकेशन स्टैक के लिए अवेलेबल है, दैट इज 4000 एंड नॉट 4002। इसलिए हम आपके स्टैक पॉइंटर को कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्टैक पॉइंटर कम करने के बाद हमें दोबारा से आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को ए से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप एलिमेंट को पुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप यही चेक कर रहे हो कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपके रजिस्टर बी के साथ मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, रजिस्टर स्टैक के केस में हमें 2 कंपैरिजंस करने पड़ रहे थे। पहली बार फुल स्टैक का आपकी जो फुल फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 है या नहीं, और नेक्स्ट टाइम लास्ट में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू दोबारा से 0 हो रही है या नहीं, ताकि उस बेसिस पर आप आपका जो फुल फ्लैग है उसको सेट या रीसेट कर सको। यहां पर आपका सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना हो रहा है एसपी और रजिस्टर बी के बीच में, और वो भी आपके पुश फंक्शन की एकदम पहली लाइन में हो जा रहा है। ठीक है, अब पॉप ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, यहां पर सबसे पहले आप चेक करोगे स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है, वेदर इट इज इक्वल टू रजिस्टर ए और नॉट। अगर वैल्यू मैच कर जाती है दैट मीन्स व्हाट, स्टैक पॉइंटर का जो करंट एड्रेस है दैट इज द लोअर मोस्ट एड्रेस ऑफ और द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर स्टैक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टैक में अभी तक कोई भी एलिमेंट हमने पुश नहीं किया है, स्टैक पूरी तरह से खाली है। अब अगर आप इस सिचुएशन में कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो उससे होगा क्या, स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन आएगी। तो पॉप ऑपरेशन में आपको सबसे पहली लाइन होगी इफ एसपी स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू रजिस्टर ए, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, पॉप ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अदरवाइज यानी कि एल्स कंडीशन में आपका क्या आएगा, सबसे पहले आप स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन से आप इंफॉर्मेशन को उठाओगे, डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, यानी कि sp इज इक्वल टू sp प्लस 1। रीजन सेम ही है कि आपका जो स्टैक है वो हायर ऑर्डर की एड्रेस की तरफ घट रहा है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि पुश और पॉप ऑपरेशन आपके मेमोरी स्टैक के केस में हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। नो सर। ओके, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एडवांटेज क्या आ रहा है, आपका जो स्टैक है या स्टैक का जो साइज है दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय 2 रजिस्टर्स ए एंड बी, और इनके कंटेंट को आप जब चाहो अपडेट कर सकते हो।
अपडेट करके आप क्या कर सकते हो, आपके स्टैक को डायनेमिकली घटा या बढ़ा सकते हो, जो रजिस्टर स्टैक की केस में पॉसिबल नहीं था। अगर आप ए की वैल्यू को 4001 से चेंज करके 4500 कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशंस मिल जाएंगी 4499। स्टैक का साइज आपका 499 से बढ़ गया। अगर आप 4001 को चेंज कर दो 3500 के साथ तो आपका क्या होगा, स्टैक यानी कि इन दोनों रजिस्टर की वैल्यूज को चेंज करके आप स्टैक के साइज को जब चाहो बढ़ा भी सकते हो, जब चाहो घटा भी सकते हो। ये स्टैक इज डायनामिक, रन टाइम में उसका साइज चेंज हो सकता है। ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, आपके स्टैक के साइज के ऊपर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी आपकी मेमोरी अवेलेबल है, आप चाहो तो उतनी पूरी मेमोरी को यहाँ पे एक स्टैक बना सकते हो, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो। प्रैक्टिकली हम इसे नहीं करते हैं ऐसा। डिसएडवांटेज इसकी बस खाली यही है, क्योंकि आपका स्टैक जो है आप मेन मेमोरी में इंप्लीमेंट कर रहे हो और मेन मेमोरी आपकी स्लो है, इसलिए आपका जो स्टैक का परफॉर्मेंस है ये भी थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन जहां पर आपको स्टैक का साइज काफी ज्यादा बड़ा चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको स्टैक में स्टोर करनी है, इस तरह के सिस्टम में आपका जो मेमोरी स्टैक है इट इज मोर एडवांटेजेस एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू योर रजिस्टर स्टैक। तो क्या आप लोगों को स्टैक के बारे में चीज समझ में आई? रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे उसके ऊपर आप पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सब आपको क्लियर हुई? यस सर। ओके, गुड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का लास्ट, अगर मैं बात करूँ आपके पिछले बार जो एक्टिव का एग्जाम हुआ था उसमें आपके इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक ओके है, सर। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके सर। एंड इससे क्वेश्चन ये भी आया था कि आपका मेमोरी स्टैक और रजिस्टर स्टैक के बीच की डिफरेंस के बारे में, पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और बचता है जिसे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स, जिसको हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक डिस्कस हो जाने के बाद आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी क्या? ओके, तो आप लोग 1 मिनट वेट करिए, मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर ले रहा हूं। ओके, तो मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो। आज का क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।